HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 53 होगी। 52 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। और ये टेस्ट चल रहे हैं आप सभी के। पिछले 6 महीनों में आपने जो भी तैयारी की है उसमें से आपको कितना आ रहा है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, इसलिए इन वीडियोज़ को डेली अपलोड किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियोस को लाइक करो ताकि ऐसे ही वीडियोस हम लगातार प्रोड्यूस करते रहें। पेड क्रैश कोर्स चल रहा है HP स्टडीज़ का TGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए, तो इसको भी जरूर ज्वाइन करो। हमारी टीम इसमें आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा। कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर ले लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना। बड़ी से ब्लू चिप कंपनी, यानी कि ब्लू चिप कंपनी जो है ये क्या होती है? अगर कोई कंपनी जो है उसको हमने बोल दिया ब्लू चिप कंपनी, तो वो है क्या? तो आपको याद रखना है वो होती है दोस्तों हाईली वैल्यूएबल कंपनी, यानी कि अति मूल्यवान कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर, सर्वप्रथम किसके अंतर्गत वैध शासन का प्रारंभ हुआ था? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पे सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि 1919 में मोंटफोर्ड सुधार या फिर रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले थे, तो उसी में ये सब कुछ हमें सबसे पहले देखने को मिला था, डायरकी वगैरह। तो ये याद रखो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी दे रहा हूँ उसको अच्छे से देख लेना क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया एम्बिसेस्ड, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा था। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि कैबिनेट मिशन प्लान है क्या। दोस्तों हमें क्रिप्स मिशन देखने को मिला, फिर बैबल योजना हमें देखने को मिली, 1 साल बाद हमें कैबिनेट मिशन प्लान देखने को मिला। तो इसके तहत संविधान वगैरह बनाया गया था भारत में। तो इसने हमें विचार दिया था किसका? कन्फेडरेशन का, महासंघ का। आज आप देखते हो भारत एक महासंघ है राज्यों का, तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था। तो इसको भी याद रखो। जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो ये दोस्तों संशोधन से संबंधित है, आपको पता ही होगा। साउथ अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ के संविधान से ये चीज़ ली गई थी। तो भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्तियाँ याद रखना। उसके बाद दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज़ द गिफ्ट ऑफ, यानी कि भारत में एकल नागरिकता जो है किसकी देन है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोचिए ज़रा वीडियो को पॉज करके। बिल्कुल सही आंसर है, कनाडा के संविधान से ये चीज़ ली गई है। अगर USA में आप चले जाओ तो USA की तो नागरिकता उनके पास होगी, साथ में जो भी राज्य हैं जैसे कैलिफोर्निया है उसकी भी नागरिकता उनके पास होगी, जॉर्जिया है राज्य, ठीक है, तो उसकी भी नागरिकता उनके पास होगी। यानी कि 50 जो राज्य हैं वहाँ पे 50 की 50 नागरिकताएं होंगी वहाँ पे जो जन्म लेंगे, और साथ में USA की अलग से। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, आप HP से हो तो आपके पास नागरिकता है इंडिया की, आप UP से हो तो आपके पास नागरिकता है इंडिया की। तो इन चीज़ों को समझिएगा ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशलिज्म रेफर्स टू, यानी कि समाजवाद से संदर्भ है। अगर सोशलिज्म की हम बात करें तो दोस्तों समझिए ज़रा, जो भी देश है, चाहे चाइना है, रशिया है या फिर नॉर्थ कोरिया है, सारी देश की अर्थव्यवस्था सरकार ही वहाँ पे देखती है। समझ गए? तो ये हो गया सोशलिज्म, जिसे हिंदी में समाजवाद बोला जाता है। और अगर आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ देखें, USA वगैरह जो है, जापान जो है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टोटली जो भी व्यापार वगैरह है वो सारा का सारा देखा जाता है व्यापारियों के द्वारा, जो भी पूंजीपति होंगे। और इंडिया की बात करूँ तो इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें सरकार भी देखती है सब कुछ और साथ में पूंजीपति भी देखते हैं। तो इस तरीके से समझ लो। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा, तो इसमें राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को दर्शाता है एक, तो पहला अनुच्छेद ही कभी देखना संविधान का, वो बोलता है कि इंडिया जो है
यूनियन है स्टेट्स की, यानी कि राज्यों का संघ है। तो ए इज राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों आधार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, UIAI के द्वारा आधार प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो ये सहायता करता है हर एक नागरिक को उसकी पहचान में। तो बिल्कुल सही आंसर जो होगा, भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने का ये प्रोग्राम था आधार, UIAI के द्वारा चलाया हुआ। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 19 से संबंधित प्रश्न बनते हैं, ये भी उसी से रिलेटेड है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज, यानी कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 19 के तहत क्या है, यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रेस की स्वतंत्रता की। आप न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे तो वो सरकार के खिलाफ काफ़ी कुछ बोल लेते हैं और वहाँ पे काफ़ी कुछ बोला जाता है किसी के अगेंस्ट। तो दोस्तों वो अनुच्छेद 19 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये अधिकार होता है अनुच्छेद 19 में, किसी की आलोचना हम कर सकते हैं लेकिन एक सही तरीके से। ऐसा नहीं कि किसी को गालियाँ दो, किसी का अपमान करो, तो उस केस में सज़ा भी हो सकती है। तो इसको याद रखो। और अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता वाला, उसमें काफ़ी कुछ है, जैसे व्यापार की स्वतंत्रता वगैरह वगैरह, यहाँ वहाँ ट्रैवल करने की स्वतंत्रता। तो कभी किसी दिन अच्छे से पढ़ेंगे इन चीज़ों को। बस जुड़े रहना इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को लाइक करो ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस इन फ्यूचर भी बनाते रहें। राइट टू वोट इन इंडिया इज ए, यानी कि भारत में मत देने का अधिकार एक है। तो इस अधिकार को हम क्या बोलते हैं, अगर आपने ज़रा भी अच्छे से याद किया हो तो 61वां संविधान संशोधन हमें बताता है कि आयु जो है 21 साल की वोट देने की वो चेंज हो चुकी है। 18 आयु कर दी गई है कि 18 साल से ऊपर कोई भी होगा व्यक्ति भारत में तो वोट दे सकता है। तो ओबियसली अगर संविधान में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ आती है तो उसको हम संवैधानिक अधिकार बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल देते हैं। तो ए इज राइट आंसर। लीगल राइट में काफ़ी परेशान होते हैं स्टूडेंट्स। तो दोस्तों वो प्रॉपर्टी का अधिकार जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो अब लीगल राइट बन चुका है। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो इसको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI एक्ट एम्स एट टू, यानी कि RTI अधिनियम जो है इसका उद्देश्य है। सबसे पहले तो याद रखो 2005 में ये अधिनियम हमें देखने को मिला था और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। सपोज करो HP पटवारी का एग्ज़ाम आपने दिया था, उसमें किसी के भी मार्क्स नहीं बताए गए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे लेकिन मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो आप RTI फाइल कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो आपको पूरी सूचना देगा कि आपने कितना स्कोर किया था वगैरह वगैरह। तो ए इज राइट आंसर अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको अभी डिस्कस करवाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देख लो, मौलिक कर्तव्य कोई भी डैश प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये क्या नहीं प्राप्त करते हैं दोस्तों, ये लीगल सैंक्शन या फिर विधिक स्वीकृति नहीं एंजॉय करते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दर्शाई गई है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बाध्य हो उन चीज़ों को लेकर के। अगर राष्ट्रीय गान में आपको खड़ा होना बताया गया है उसमें, तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप बीमार हो तो भी आपको खड़ा होना पड़ेगा राष्ट्रीय गान के लिए, आपकी मर्जी है खड़े होइए या नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करूं तो 51A आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का उसमें है, भाग 4A में शामिल है। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हमें देखने को मिला था, ठीक है, तो उसमें ये ऐड किए गए थे। 11 अधिकार हैं इस समय, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं। और साथ में याद रखना स्वर्ण सिंह समिति जो है उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखने को मिलते हैं। और USSR यहाँ से लिए गए हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे के सारे हमने कवर कर लिए। अगर इतना पढ़ते हो तो मोर देन इनफ है ये। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समान
नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है, यानी कि अनुच्छेद 44 जो है, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये डीपीएसपी में है, भाग 4। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्या सुनिश्चित करता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उनमें जो समान नागरिक संहिता है, इसका मतलब क्या होता है? यह दोस्तों देश को बांधती है, एकता बनाए रखती है, राष्ट्रीय एकता। तो इसको याद रखो, नेशनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक कौन रहे थे? राष्ट्रपति के पद पर कौन लगातार 2 बार रहे थे? उपराष्ट्रपति के पद पर कौन लगातार 2 बार रहे थे? ये क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। उपराष्ट्रपति की बात करूँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको याद रखना है। और अगर प्रेसिडेंट की बात करूँ राष्ट्रपति की, तो राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे भारत के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? सामूहिक जब आ गया तो आंखें बंद करके आप किसका वर्णन दे सकते हैं? लोकसभा का। अगर एक पूछा जाए इंडिविजुअली तो आप आंखें बंद करके टिक करना राष्ट्रपति, क्योंकि यही इनको शपथ दिलाता है वगैरह वगैरह। तो इसको भी याद रखो। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि लोकसभा जो है यह किस अनुच्छेद में भारत के संविधान के दर्शाई गई है? ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, 79, 80, 81, 9 ऑफ दी अबव। ठीक है, नोटा। तो अभी इसका आंसर करिए जरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? प्रथम गृह मंत्री पूछे जाते हैं, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए वल्लभ भाई पटेल। और अगर पूछा जाए फॉरेन मिनिस्टर, तो आंखें बंद करके टिक कर देना जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद को कहते हैं, यानी कि जापान पार्लियामेंट इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों डाइट। और शोरा जो है ये नेपाल की है, तो इसको भी याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से भी काफ़ी सारे बन चुके हैं ऑलरेडी। लोकसभा में अगर बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा 552 हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों राज्यसभा की पूछी जाती हैं, राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो यहाँ पे घुमाया गया है स्थायी। राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं सारे के सारे स्थायी ही होते हैं। तो 250 ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हो सकती हैं राज्यसभा की, तो डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी ये दावेदार थी, मीरा कुमार इनका नाम है। तो रामनाथ कोविंद जी के साथ ये राष्ट्रपति के चुनाव की दौड़ में थी, तो याद रखना। और अगर मैं फर्स्ट लोकसभा स्पीकर की बात करूं, जीवी मावलांकर उनका नाम है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन, केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। तो यूनियन बजट जो है दोस्तों वो लोकसभा में सबसे पहले जो है पेश किया जाता है आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी याद रखना। उसके बाद दोस्तों फिर आगे जाता है वो, तो क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है? तो लोकसभा। उसके बाद जॉइंट सेशन, आप सभी को पता है कि कोई भी बिल पास किया जाता है तो सबसे पहले लोकसभा में या फिर उसके बाद राज्यसभा में। अगर लोकसभा में पारित हो जाए, राज्यसभा में ना हो सके, तो फिर जॉइंट सेशन या फिर संयुक्त सत्र जो है वो बुलाया जाता है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है आपको पता होना चाहिए। तो स्पीकर जो होगा, अध्यक्ष जो होगा लोकसभा का, तो वही इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। ये याद रखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। ए बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर, यानी कि संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बन जाता है। तो वो कानून कब बनता है? पहले एक बिल होता है, वो कानून या फिर एक्ट बनता है जब दोस्तों क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति है, वो क्या करता है, वो
स्वीकृति दे देता है कि इस बिल को पारित कर दो, साइन कर देता है। वीटो भी होती है राष्ट्रपति के पास, तो इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 111 अनुच्छेद के तहत। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या इसकी कहानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो आपको पता ही कि संसद में काफ़ी सारी समितियां होती हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं 30 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी के, तो इसका नाम है दोस्तों प्राक्कलन समिति या फिर एस्टीमेट कमेटी। तो एज राइट आंसर द कमेटी ऑन एस्टीमेट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, यानी कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंजॉयस। तो दोस्तों ये ओरिजिनल, एपीलेट, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, इन सभी को एंजॉय करता है। मौलिक, अपीलीय, परामर्शी क्षेत्राधिकार, ये सभी प्राप्त किसको हैं, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, उसकी नियुक्ति कौन कर सकता है, जो जिला न्यायाधीश होता है। तो दोस्तों कोई भी राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, वो उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसको नियुक्त करता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर है, जो भी राज्यपाल होगा, जो भी गवर्नर होगा, वही उसको नियुक्त करेगा। बी इज राइट आंसर। और पंचायती राज सिस्टम अनुच्छेद 40, ठीक है, संशोधन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन, इन सब में हमें पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम जो है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का, वो है दोस्तों 1959। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो राजस्थान का नागौर जो है वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में। उसके बाद दोस्तों कंकरेंट लिस्ट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंकरेंट लिस्ट है ये किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का वो है 52। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंकरेंट लिस्ट होती क्या है। एक लिस्ट होती है केंद्र की, ठीक है, और एक होती है राज्य की। और केंद्र में सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, राज्यों में केवल राज्यों। लेकिन कंकरेंट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची एक बार बन गई तो उस विषय में केंद्र भी और स्टेट भी कानून बना सकते हैं। तो ए इज राइट आंसर, अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिक मामलों में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है, हु एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी हिंदी में बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद भारत के राष्ट्र ध्वज में चित्रित धर्म चक्र जो कि अशोक चक्र है, ये भी याद रखना। इसमें कितने आरे होते हैं या फिर कितनी तीलियां होती हैं, ठीक है, तो ये 24 होती हैं। सी इज राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। तो मौलिक अधिकार बन चुका है 21A, आपको पता ही होगा, जो तीसरा भाग है भारतीय संविधान का, शिक्षा का अधिकार। तो ये सम्मिलित किया गया था दोस्तों। दो क्वेश्चन बनते हैं कि किस संविधान संशोधन में, तो 86वां संविधान संशोधन याद रखना। ईयर पूछा जाता है कई बार, तो 2002 याद रखना। उसके बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, तो हाइड्रोस्फीयर जो है यानी कि जलमंडल, ये सबसे बड़ा है, क्योंकि आप देखते हैं 70% तक जो है या फिर 1/3 पृथ्वी पर जल ही है। तो इज राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद, वन महोत्सव जो है इसका संबंध किससे है, प्लांटिंग ट्रीज यानी कि वृक्षारोपण से। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट
इज़ अ या फिर एन, यानी कि वर्मी कंपोस्ट है, ये क्या है दोस्तों, ये एक कार्बनिक उर्वरक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आज के टाइम में इनकी काफ़ी वैल्यू है, तो बी इज़ राइट आंसर। तो दोस्तों फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक करना, और पेड क्रैश कोर्स की डिटेल आप ले सकते हैं, अभी भी काफ़ी समय है, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।